Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So if you like my way of teaching, so please do like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So today we are going to discuss worksheet 3 if you follow DAV publication. So without wasting any time, let's get started. So first question, write the following rational number in standard form. रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर को कन्वर्ट करना है. ठीक है, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म किसे बोलते हैं, लोएस्ट फॉर्म, जो मतलब आगे रिड्यूस नहीं हो सकती, वो वाली फॉर्म जो सबसे लास्ट फॉर्म होती है कैंसिल आउट करने के बाद. ठीक है, तो वो हम उसे बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये आपको जो रैशनल नंबर्स दिए हैं ना, इनको आपने लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना, मतलब कैंसिल आउट करना, सिंपल है. तो देखो फर्स्ट पार्ट 33/77. अब ये दोनों किसी एक टेबल पर किससे कैंसिल हो रहे हैं, 11 से. तो 11 से डिवाइड करो तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 3/7. 11 3 ज़ा 11 7 ज़ा, ऐसे निकालना. आप इस फॉर्म को लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी. अगर आपने नहीं लिखना तो डायरेक्ट इसके बाद आप ये भी शो कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट आपके पास 64/-20. अब देखो किससे डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 32 अपॉन माइनस का माइनस और 10. अब ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आगे भी कैंसिल आउट हो रही है. तो हमने आगे किससे डिवाइड करना है, फिर मैंने 2 से ट्राई किया तो 2 से डिवाइड होकर 16/-5. अब आप बोलोगे दीदी ये भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, बट याद रखना जब भी डिनोमिनेटर में माइनस आए तो उसको आपने न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करना है, तब तक आपकी वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाई जाएगी. क्या बोला, जब आपके पास माइनस डिनोमिनेटर में है उसको आपने न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करना है, जो आंसर आएगा वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. गॉट इट. थर्ड पार्ट -27/-15. तो देखो पहले किससे कैंसिल आउट किया मैंने, 3 से. तो आपका आंसर कितना है, -9/-5. अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना है, 9/5. अब ये वाली टर्म आगे कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो आपका ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई. ठीक है, ऐसे ही आपका फोर्थ है -105/98. अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, 2 3 4 5 किसी से नहीं हुआ, 7 से डिवाइड हो रहा है. तो आपके पास आंसर कितना है, -15/14. बस ये आपका आंसर है, क्योंकि ये आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा. दैट्स इट. इफ़ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट, प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट हियर. थर्ड क्वेश्चन, जैसा अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन एकदम सेम एज इट इज़ है, तभी मैं पहले थर्ड करा रही हूँ, सेकंड इसके बाद करेंगे. चेक वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको चेक करना है जो आपको रैशनल नंबर दिए हुए हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, मतलब आपको क्या बोलना है, येस और नो. ठीक है, और उसने आगे बोला है इफ़ नॉट, अगर नहीं, मतलब अगर आपको वो दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है आपका रैशनल नंबर, तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भी है. ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट लिया -3/19, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आगे कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपने लिख दिया येस. नेक्स्ट आपके पास 4/-7. अब देखो मैंने आपको बताया था, इसका आप आंसर येस नहीं लिखोगे, पहले आप लिखोगे नो, फिर आप इसको बताओगे कि कैसा हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म. तो माइनस में नीचे डिनोमिनेटर में है माइनस, तो उसको आपने ऊपर न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देना है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई, ये नहीं है. ठीक है, थर्ड आपके पास आएगा 14/35. अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं किसी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में आ सकता है. अब देखो ये 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 2/5. तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है. ठीक है, 8/-72. याद रखना जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी जाए ना कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, तो ध्यान से चेकआउट करना कि क्या ये दोनों किसी नंबर पे जा तो नहीं रहे हैं. 2 3 तक तुम लोग काउंट करते हो, उसके बाद नहीं काउंट करते हो, तो 7 तक जाया करो. ठीक है, उसके बाद 8/-72. तो 8 से कैंसिल आउट हो रहा है, पहले आप लिखोगे नो, फिर आप लिखोगे कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 8 से डिवाइड करके ये शो कर दोगे. अब देखो माइनस नीचे आ गया, ये भी नहीं है, ऊपर शिफ्ट करोगे ये आएगा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म. गॉट इट. इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट हियर. Second question, find x such that the rational number in each of the following pair become equivalent. आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब रैशनल नंबर के पेयर्स वो इक्वलेंट हो, मतलब इक्वलेंट क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमारी जो वैल्यूज़ आती हैं वो कैसी आती हैं, इक्वल आती हैं. तो आपने एक्स की वैल्यू के लिए क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में आपको कॉमा दिया तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे, इक्वल्स टू. क्यों लिखोगे, क्योंकि आपको बोला गया कि पेयर्स हमारे कैसे बने हैं, इक्वलेंट बने हैं. गॉट इट. तो 9/-5 इज इक्वल्स टू x/10. फिर अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो 9 × 10 इज इक्वल्स टू x × -5. अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को आप एक साइड रखो, बाकी सारी टर्म्स आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो. तो यहाँ -5 x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड. तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा
तो 9(2/-1), तो x की वैल्यू कितनी आई, 9(2)= 18 और 1 -1 नीचे था तो माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई। करना क्या है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इक्वल्स टू लिखना है। इक्वल्स टू क्यों, क्योंकि इक्वलेंट दिए हैं। गॉट इट। ऐसे ही आपका सेकेंड पार्ट है 8/-7 x/-35। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू -35 इज इक्वल्स टू x इंटू 7, उसके ऑपोजिट वाले बस मल्टीप्लाई में लेकर जाने हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। 7 1 = 7 5 = 8 इंटू -5 इज इक्वल्स टू x माइनस, क्योंकि -35 था तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 8 = 40 और साथ में माइनस, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट एकदम सेम है और ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं ऐसे पार्ट्स। इसमें क्या करना है, 36/x और इज इक्वल्स टू 2। अब देखो 2 है तो 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं क्योंकि जब डिनोमिनेटर नहीं दिया होता, तो ऐसे करना है 36/x इज इक्वल्स टू 2/1, फिर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो 36 के ऑपोजिट कौन है, 1, तो 36 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू 36/2। कैंसिल आउट करोगे x की वैल्यू आपके पास 18 आ जाएगी। गॉट इट। जब डिनोमिनेटर नहीं दिया तो आपने क्या लेना है, 1 लेना है। ऐसे ही फोर्थ है x/6 और यहाँ पर -13/1 ले लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आ जाएगा, x इंटू 1 इज इक्वल्स टू -13 इंटू 6, फिर मल्टीप्लाई कर दो। अब शिफ्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि x इंटू 1 x ही होता है, तो x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ है, मैंने इसको पहले 90 या यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, फिर बाद में डिवाइड क्यों किया है। याद रखना, जैसे यहाँ तो छोटी टर्म है तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं फिर डिवाइड करेंगे, पर जब बड़ी टर्म्स आ जाती हैं ना तो सारा ऐसे कैलकुलेट कर लो, ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की। बहुत बड़ी टर्म आ जाती है फिर उसको दोबारा डिवाइड करने बैठोगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एज इट इज़ रखना है, फिर जो आप शिफ्ट करोगे उससे कुछ ना कुछ कैंसिल हो ही जाता है, तो वो थोड़ी छोटी बन जाती है, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है, फिर आप कैलकुलेशन कर लेना। इफ़ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर, प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। आपका फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो लास्ट पार्ट है, अभी मैंने 2 ही पार्ट लिखे हैं, जो इसका लास्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक पार्ट समझ आ जाएगा, सारे पार्ट आप कर लोगे आराम से। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है आपकी 2/7 इज इक्वल्स टू 8/डैश, मतलब ये आपको फिल करना है, इज इक्वल्स टू -63, सॉरी, मतलब आपको ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिख लिया, जो मैंने फाइंड आउट करनी है ना उसकी जगह मैंने कोई वेरिएबल लिख लिया, जैसे यहाँ x लिख लिया और यहाँ y लिख लिया। कुछ नहीं करना है, देखो अगर हम इस पहले इन दोनों को लेते हैं तो आपके पास 2 अननोन टर्म्स आती हैं, और याद रखना 2 अननोन टर्म्स हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम पहले ये 2 लेंगे, मतलब ये वाला केस लिया मैंने, ये लिख लिया मैंने नीचे। अब इसको यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था। 2/7 इज इक्वल्स टू 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। देख लो कैलकुलेशन, बहुत आसानी इसलिए बता नहीं रही हूँ। ठीक है, ये वाला केस। दूसरे केस में अब आप x की वैल्यू आ गई तो हम ये वाला केस ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं ना। तो ये वाली इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 8x की वैल्यू आई 28, 8/28 इज इक्वल्स टू y/-63। यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ मैंने कैंसिल आउट किया है 7 से, 7 4 और 7 9 63, देन 4 1 4 2 और 9 2 18, तो -18 आपके पास y की वैल्यू आ गई। यहाँ तक आंसर नहीं छोड़ना है, लास्ट में इक्वेशन में भी वैल्यू डालनी है आपने, x की वैल्यू डाल दी और y की वैल्यू भी डाल दी, बस ये आपका आंसर है। अब देखो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कैसे आई थी, 28, बड़ी आई थी, तो आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही होगी। तो आप इस इक्वेशन को देखो, हमने ये वाली वैल्यू कैसे निकाली, इन दोनों को सॉल्व करके। तो आप ये वाली वैल्यू ना इसको और इसको, मतलब जैसे ये वाली है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ऐसे है, ये फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड फ्रैक्शंस है आपके पास। फर्स्ट 2 को सॉल्व किया, आपके पास वैल्यू आ गई, और आप फर्स्ट 3 को भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आपकी ये y वाली वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट। अगर ये वाली 1 2 3 वाला नहीं समझ आया, ये प्रोसीजर भी आप करोगे तो आपकी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, हमने x और y की वैल्यू निकालनी होती है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। पहले फर्स्ट 2 लेने हैं तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो आपके पास है उसका नेक्स्ट वाले के साथ ले लेना, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने लास्ट में आंसर्स भी पुट करने हैं। If anybody wants to make a note here, please take screenshot. Second part
36 अपॉन डैश इज इक्वल्स टू -4/9 इज इक्वल्स टू -84 अपॉन डैश। तो इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख लिया, जहाँ डैश है वहाँ एक जगह x, दूसरी जगह y, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व करूँगी तो y की वैल्यू आ जाएगी। देख लो कैलकुलेशन, पहले इसको लिया मैंने तो 36 इंटू 9 इज इक्वल्स टू -4 इंटू में x, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आराम से हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत आसान है, ठीक है। फिर मैंने उसकी अब देखो वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ मिड में हमें वैल्यू दी हुई थी, तो मैंने इससे x की वैल्यू निकाल ली, नेक्स्ट वाले केस से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, ये कैलकुलेशन आपके पास देख लो, ठीक है। फिर आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, तो इस इक्वेशन में आपने लास्ट में वैल्यू डाल देनी है, दैट्स इट। बस आपको बेसिक इसमें क्या पता होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और अगर साथ में दो अननोन टर्म्स आ रही हैं तो वो वाला केस नहीं लेना है आपको। बस इसका जो थर्ड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अभी हम समझते हैं, ध्यान से समझना उसे। आपका थर्ड पार्ट 105 अपॉन डैश इज इक्वल्स टू डैश अपॉन -99 इज इक्वल्स टू -5 अपॉन -11। अब देखो यहाँ अगर हम ये फर्स्ट टू केस लेते हैं तो दोनों अननोन टर्म्स, पहले एक्स वाई लिख लिया, ये देखो एक्स वाई, अगर हम ये दोनों टर्म्स लेते तो आपके पास दो अननोन टर्म्स इकट्ठी आ जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था दो वेरिएबल कभी भी इकट्ठे नहीं लेने, वो वाला केस छोड़ देना है। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, अब देखो पीछे से स्टार्ट करोगे, ये पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा, फिर y जब आ गया तो आपने ऐसे सॉल्व कर लेना है x के लिए। बस इसमें मेन यही था, आपने देखना है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ दो अननोन टर्म्स इकट्ठी आ रही थी तो आपने पीछे से स्टार्ट किया, ठीक है। तो वही आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला केस लिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y की वैल्यू आ जाएगी, 11 1 11 9, जो कैलकुलेशन ध्यान से देख लो, या y की वैल्यू आ गई -45। उसके बाद जब y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो ये वाला केस ले लेना, ये देखो 105 अपॉन x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू मैंने पुट करी है -45 अपॉन -99। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू, अब यहाँ -45 है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, x इज इक्वल्स टू, अब देखो माइनस माइनस कैंसिल, 5 21 जा और 5 9 जा, फिर 9 से कैंसिल आउट किया तो मल्टीप्लाई करके आपके पास x की वैल्यू आ गई। लास्ट में हमने इस इक्वेशन में डालना होता है 105 अपॉन x की वैल्यू 231 इज इक्वल्स टू -45, y की वैल्यू डालिए, सारा क्वेश्चन एज इट इज़। तो ये आपका आंसर है। स्टार्टिंग में देखना था सॉल्यूशन हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। इफ़ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट हियर। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 4 और वर्कशीट 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर लाइन वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।